गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज हम लोग फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हैं। तो आज का जो हमारा जो पहला प्रश्न है स्क्रीन पे वो है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किस एक ने भारत में नीले जल की नीति को अपनाया था। तो ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी। तो मैंने पिछले सेट्स में भी आपको बताया, जब पुर्तगालियों के बारे में मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो कि 1505 से लेकर 1509 तक पुर्तगाली गवर्नर रहता है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है भारत में। ये अपने समय में नीले जल की नीति को अपनाता है, ठीक है, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि ये भारत के तटीय क्षेत्रों में पुर्तगाली बस्ती स्थापित करने पर जोर देता है ताकि जो समुद्र पे नियंत्रण है वो स्थापित किया जा सके, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका पुर्तगाली कंपनी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन से मुगल बादशाह के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रथम कारखाने की स्थापना की थी। तो देखिए, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उत्तर उसका चाहे कुछ भी हो, हमको उस समय केवल उस ऑप्शन पे विचार करना चाहिए कि उस ऑप्शन में से सबसे सुटेबल आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन से मुगल बादशाह के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रथम कारखाने की स्थापना की थी। तो आप लोग देखेंगे कि प्रथम कारखाने की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जहांगीर के काल में करती है, ठीक। अवैधानिक 1608 में सूरत में और वैधानिक 1611 में मसूलीपट्टनम में, लेकिन इसमें जहांगीर ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में आपके है शाह सूजा, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम और औरंगजेब। तो आप लोग देखेंगे कि शाह सूजा, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब, ये सब लोग बाद के हैं। उनसे पहले कौन है? शाहजहां है। तो शाहजहां के समय में, ठीक है, 1651 में ये लोग जो है, मेरे को जहां तक याद है कि ये लोग 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करते हैं शाह सूजा की अनुमति से। तो उस समय लेकिन मुगल बादशाह कौन रहता है? शाहजहां। तो इसका जो निकटतम उत्तर हुआ है क्या हुआ? ये शाहजहां होगा। और ये मैंने ये प्रश्न नहीं बनाया, ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है जहां से भी मैंने उठाया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शाहजहां, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन की मसाहत प्रणाली को छोड़कर किसने बटाई पद्धति का प्रयोग पुनः प्रारंभ किया? तो ऑप्शन है बहलोल लोदी, सुल्तान फिरोज शाह, गयासुद्दीन तुगलक और बलबन। तो आप लोग देखेंगे कि जब तुगलक वंश की स्थापना होती है, गयासुद्दीन तुगलक सत्ता में आता है, तो अभी ये नया नया शासक बना रहता है, तो अपने आप को स्थापित करने के लिए ये बहुत सारे मामलों में लिबरल हो जाता है, मतलब उदार दृष्टिकोण दिखाता है। और ये देखोगे तो खुद मुकद्दम चौधरी इनके समय में इनके और भी अधिकार लौटा देता है। हालांकि मुबारक शाह खिलजी भी उनके अधिकार लौटा देता है, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक में और ज्यादा उनको अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं। और यही क्या करता है कि मसाहत प्रणाली को छोड़ के वापस से गल्ला बख्शी या बटाई पद्धति को अपना लेता है, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों के राज्यारोहण से यह अवधारणा सिद्ध हो गई कि बिना धार्मिक समर्थन के न केवल राज्य जीवित रह सकता है बल्कि सफलतापूर्वक कार्य भी कर सकता है? तो ऑप्शन है खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश। तो आप लोग देखेंगे कि खिलजी वंश का एक शासक है अलाउद्दीन खिलजी, जो कहता है कि मैं शरीयत में क्या है क्या नहीं है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो राज्य है वही सर्वोपरि है, ठीक है। वो राज्य हित में कार्य करने की बात करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो खिलजी वंश होगा। जब खिलजी वंश सत्ता में आया तो इसने कहीं ना कहीं जो काजी थे, जो धार्मिक आधार पे या जो मुस्लिम कानून थे, उस अवधारणा को इन्होंने नकार दिया। इन्होंने कहा कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है खिलजी वंश। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन ने किसे ख्वाजा ताश घोषित किया था? तो ऑप्शन है तुर्कों को, मुशरिफ को, अलाई अमीरों को, करद सरदारों को। तो आप लोग देखेंगे कि जब खिलजी वंश का पतन होता है तो उसके बाद जो खिलजी डायनेस्टी में जो भी सरदार रहते हैं उनको गयासुद्दीन के समय में सहदास, अर्धदास, ख्वाजा ताश, इन सब उपाधियों से संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है अलाई अमीर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा? ठीक है। तो ऑप्शन है बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, शेर शाह और बहादुर शाह। तो जो
गाजी शब्द होता था, जैसे इसको जब मुस्लिम इतिहास में हम लोग देखेंगे तो गाजी शब्द मतलब जो काफिरों के दमन के बाद ये उपाधि धारण की जाती थी, ठीक है। काफिर का मतलब हिंदू ही नहीं होता, बस गैर मुसलमान, हिंदू के हिंदू हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, बस वो गैर मुसलमानों के साथ जो भी अत्याचार वगैरह करके उनको धर्मांतरण करा के या उनको प्रताड़ित करने के बाद एक तरह से ये उपाधि धारण की जा सकती थी, ठीक है। गाजी थी इसको। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था जिसने ये उपाधि धारण करी, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने कहां पर सिराजुद्दौला के स्थान पर किसी कठपुतली नवाब को बैठाने की योजना बनाई थी? ऑप्शन है मुंगेर, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, अलीनगर। आप लोग देखेंगे जब कलकत्ता पे अधिकार कर लेता है सिराजुद्दौला, तो जो रोजर ड्रेक वहां का गवर्नर होता है वो भाग के कहाँ जाता है, वो आपके भाग के जाता है एक फुल्टा नामक द्वीप पे शरण लेता है। और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि एडमिरल वाटसन, लॉर्ड क्लाइव और मीर जाफर, घसीटी बेगम, ये लोग मिलके अमीचंद के सहयोग से, एक अमीचंद नामक व्यक्ति है जो मध्यस्थता कराता है, उसी के सहयोग से ये लोग जो है षड्यंत्र रचते हैं सिराजुद्दौला के खिलाफ। और ये स्थान पड़ता है फुल्टा द्वीप आपके मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मुर्शिदाबाद। अगला प्रश्न है, हजार मर्दों किसको कहा गया है? अब मुझे भी इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है कि ये किस प्रकार की उपाधि है, लेकिन ये डीएसएसबी पीजीटी में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है एतगीन, मलिक काफूर, कबीर खान और मलिक अंबर, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो कबीर खान को कहा गया है। अगला प्रश्न है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन है 9 जनवरी 1757, 24 फरवरी 1757, 9 फरवरी 1757 और 24 जनवरी 1757। तो आप लोग देखेंगे कि जब ये संधि हो रही है सिराजुद्दौला के साथ और अंग्रेजों के साथ, मतलब इनके बीच में, तो ये सब घटनाक्रम हो क्यों रहा है? आप लोग देखेंगे कि इसी समय पे आ, आ, तीसरा जो है कर्नाटिक वार हो रहा है, ठीक है। और उसमें जो फ्रांसीसी और अंग्रेज हैं एक दूसरे से फिर से द्वंद्व में मतलब उलझ गए, एक तरह से छिटपुट युद्ध चल रहा है। तो इसी को देखते हुए बंगाल में जो है ये चंद्रनगर की फ्रांसीसी और कलकत्ता की जो है अंग्रेज क्या करने लगते हैं, किलेबंदी करने लगते हैं। तो इससे नाराज हो जाता है सिराजुद्दौला, ठीक है। और इसके अलावा एक व्यक्ति रहता है कृष्ण बल्लभ नाम का, जिसको शरण दे के रखे रहते हैं अंग्रेज, जो कि विरोधी रहता है किसका, सिराजुद्दौला का। तो इन्हीं सब चीजों को आधार बना के सिराजुद्दौला जो है आक्रमण कर देता है, कहाँ पे, कलकत्ता पे। और कलकत्ता को विजित करके वहां का अधिकारी नियुक्त करता है मानिक चंद को, और कलकत्ता का नाम बदल के अलीनगर रख देता है। लेकिन आप लोग जब देखेंगे कि जब मद्रास से सेनाएं आती हैं तो सिराजुद्दौला के साथ फिर एक संधि होती है जिसको अलीनगर की संधि कहते हैं, जो कि 9 फरवरी 1757 को हो रही है, ठीक है। इसके तहत अंग्रेजों को किलेबंदी का अधिकार मिल गया और सिक्के ढालने का भी अधिकार मिल गया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है 9 फरवरी 1757। अगला प्रश्न है, किस शासक को मुस्लिम इतिहासकार लहर देव के नाम से जानते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, प्रताप रुद्र देव द्वितीय, राणा रतन सिंह, रामचंद्र देव और बीरबल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा प्रताप रुद्र देव द्वितीय होगा, जिसको कि 1308 में मलिक काफूर पराजित करता है। और यही इसको काफूर को कोहिनूर हीरा जो है प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। तो इसी को इतिहासकार, जो मुस्लिम इतिहासकार है, लहर देव के नाम से जानते हैं, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को। अगला प्रश्न है, नहर निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो अब यहाँ जो ऑप्शन में है फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देखेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले मध्यकाल में नहरों का निर्माण करवाया और बड़े पैमाने पर इसको फिरोज शाह तुगलक लेके आया। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी सहायता से सन 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी, सेरा में, बिंदनूर में, सुंज में, डिंडीगुल में। तो आप लोग देखेंगे कि हैदर अली फ्रांसीसियों की सहायता से 1755 में डिंडीगुल में जो है एक शस्त्रागार की स्थापना करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गद्दी पर बैठने से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था?
कड़ा, मानिकपुर, दोआब, कटेहर, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो अलाउद्दीन खिलजी था वो कड़ा और मानिकपुर का क्या था? सूबेदार था। अगला प्रश्न है, चंगेज खां की मृत्यु के बाद ट्रांस आक्सियान के किस सेनानायक ने भारत पर मंगोल आक्रमण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो ऑप्शन है दवा खां, फतेह खां, उलूग खां और अल्प खां। तो आप लोग देखेंगे कि 1290 के बाद जो है मध्य एशिया में सत्ता परिवर्तन होता है और दवा खां सत्ता में आता है, और इसके समय में एक महत्वाकांक्षी शासक रहता है कि बड़े पैमाने पर भारत विजित करने के लिए अभियान भेजता है। आप लोग देखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में भी एक आक्रमण होता है और अनेकों आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में होते हैं। टोटल जो है 7 बड़े और छोटे जो है आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दवा खां। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी और सिक्के डालने का अधिकार किस संधि के तहत दिया गया? ऑप्शन है अलीनगर की संधि, इलाहाबाद की संधि, पांडिचेरी की संधि, बनारस की संधि। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो अलीनगर की संधि है, जो कि 9 फरवरी 1757 को हुई, उसमें ये सारी चीजें अंग्रेजों को दी गई थी। ठीक है, और इसमें एक और बात मेंशन थी, 10 लाख रुपए हर्जाने के रूप में भी सिराजुद्दौला अंग्रेजों को देता है। इसके अलावा इलाहाबाद की संधि आप लोग को पता है, ये 2 संधि है, 12 अगस्त, एक 16 अगस्त 1765 को। पांडिचेरी की संधि जो है आपके द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद हुई है 1755 में। उस समय गोडेहू जो है अंग्रेजों की तरफ, फ्रांसीसियों की तरफ से गवर्नर है। ठीक है, बनारस की संधि 1773 में हुई है, जब आप लोग देखेंगे महदजी सिंधिया शाह आलम द्वितीय को कलकत्ता की गद्दी पर बैठाता है तो अंग्रेज उससे रुष्ट हो जाते हैं और उसके पेंशन तो बंद करते ही हैं, इसके साथ ही साथ जो कड़ा और बनारस का क्षेत्र होता है, सॉरी, जो कड़ा का क्षेत्र होता है वो वापस से अवध के नवाब को 50 लाख रुपए में बेच देते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका अलीनगर। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? ऑप्शन है सालबाई की संधि 1782, एक्स ला सैपल की संधि 1748, पांडिचेरी की संधि 1754 और मंगलौर की संधि 1784। तो आप लोग देखेंगे कि सालबाई की जो संधि है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद होती है 1782 में। एक्स ला सैपल की संधि प्रथम कर्नाटिक वार के बाद हो रही है 1748 में। एक तरह से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के बाद ये संधि होती है। पांडिचेरी की जो संधि है इसमें 1754 दिया है, लेकिन पांडिचेरी की जो संधि हुई है 1755 में हुई है। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद। मंगलौर की संधि जो है 1784 में हुई है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। ठीक है, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इनको मद्रास जो है एक्स ला सैपल की संधि के तहत लौटा दिया गया। अगला प्रश्न है, काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना कब घटित हुई? 18 जून 1752, 24 अगस्त 1750, 20 जून 1756, 20 जून 1757। तो आप लोग देखेंगे कि जब कलकत्ता, जिसको अलीनगर कर देता है सिराजुद्दौला, उस पर अधिकार कर लेता है, तो 20 जून 1757 को काल कोठरी में 123 लोग को भर देता है, जिसमें से सुबह तक बस 23 लोग जिंदा रहते हैं। इसमें एक इतिहासकार हालवेल भी जिंदा रहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 20 जून 1756, सॉरी 1756 की ये घटना है। ठीक है, 20 जून 1756 जब कलकत्ता पे अधिकार कर लेता है, घटना तब की है। ठीक है, और उसी के बाद आप लोग देखते हैं कि जब सेनाएं आती हैं तो अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में वो कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की वास्तविक आय आय व राजस्व निश्चित किया था? मतलब भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। वो थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत हो गई है। तो ऑप्शन है मुबारक खिलजी, बलबन अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। ये पहला शासक था मध्यकाल का जिसने भूमि की वास्तविक पैमाइश कराई और उसके आधार पर भू राजस्व वसूल किया। ठीक है, जिसको मसात प्रणाली कहते हैं, इसको राशनिंग प्रणाली का भी जनक माना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख करने वाला इतिहासकार कौन था? ऑप्शन है अमीर खुसरो, इब्न बतूता, बर्नी और अफीफ। तो अमीर खुसरो इब्न बतूता बर्नी की बहुत बार चर्चा हो चुकी है, और अफीफ ने भी तारीख फिरोज शाही लिखी है, जहां पे बर्नी खत्म करता है वहां से शुरू करता है। ठीक है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इब्न बतूता, इसने डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख किया हुआ है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? तो जो वांडीवास का युद्ध हुआ है वो 1760 में हुआ है, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय की ये बात है। ऑप्शन है कर्नल बेली, जनरल फोर्ड, सर आयरकूट और हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि जनरल फोर्ड बेदरा के युद्ध में जो जो डच पराजित होते हैं उनका नेतृत्व करता है, ठीक है। सॉरी, डचों के साथ जो युद्ध होता है अंग्रेजों का, उसमें अंग्रेजों का सेनापति जनरल फोर्ड रहता है, सीरियसली। और आयरकूट जो है वांडीवास के युद्ध में 1760 में अंग्रेजों का सेनापति है। और हेक्टर मुनरो 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर का युद्ध हो रहा है उसमें जो है अंग्रेजों का क्या है, सेनापति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सर आयरकूट। अगला प्रश्न है, अलाइव द वंडर नामक पुस्तक में किस घटना का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन है बेदारा का युद्ध, मनिहारी का युद्ध, काल कोठरी की त्रसादी और पटना में हुआ हत्याकांड। तो आप लोग देखेंगे कि हालवेल की पुस्तक है और ये भी उन 23 जीवित व्यक्तियों में था जो लोग काल कोठरी में बंद कर दिए गए थे, ठीक है। तो उसी ने ये बुक लिखी है अलाइव द वंडर, ठीक है, काल कोठरी पे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने प्रथम कारखाने की स्थापना कब की थी? तो ऑप्शन है 1658, 1648, 1651, 1664। जैसा मैंने आप लोग को पीछे वाले प्रश्न में बताया था कि 1651 में शाह सूजा की अनुमति से, जो उस समय बंगाल का गवर्नर है, उसकी अनुमति से जो ब्रिजमैन है वो हुगली में प्रथम कारखाने की स्थापना करता है, ठीक है। हुगली आपके बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के अनुसार मलिक काफूर ने यहाँ से 50 मन रथ, 7000 घोड़े, 512 हाथी प्राप्त किए, किस अभियान से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन है वारंगल, पांडे, देवगिरी और द्वार समुद्र। तो आप लोग देखेंगे कि ये पांडे राज्य से प्राप्त हुआ था और पांडे राज्य पे जो इनका आक्रमण था वो राजनीतिक रूप में असफल था, लेकिन धन की लूट की दृष्टि से सर्वाधिक सफल आक्रमण था दक्षिण भारत पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देशी राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सबसे पहले सहायक संधि की थी? ऑप्शन है मेवाड़, हैदराबाद, अवध और मैसूर। तो आप लोग देखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन है हैदराबाद। हैदराबाद की निजाम निजाम अली ने 1798 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, मैसूर 1799, अवध 1801 में, ठीक है। अब जब सहायक संधि की बात हो रही है तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो जन्मदाता है वो डुप्ले है। डुप्ले भारत में सहायक संधि मतलब कि राजा के जो भी सुल्तान है, नवाब है, उनकी सभा में एक रेजिडेंट रखना और उनके खर्च पर अपनी एक सेना रखना, इसका बहुत पहले इंप्लीमेंट कर चुका था कौन, डुप्ले। लेकिन उसको संगठित रूप में जो लागू करता है वो है लॉर्ड वेल्जली, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन है 1798 में हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। अमीरों द्वारा कृषि के लगान वसूलने को ठेके पर देने की भर्त्सना किस शासक ने की थी? इजारेदारी व्यवस्था। तो ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक और इल्तुतमिश। तो आप लोग देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक कृषकों के बारे में थोड़ा चिंतित रहता है। वो एक बार में बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाने का पक्षधर नहीं है, उनके लिए नहरों का निर्माण करवा रहा है, बहुत सारी रियायत दे रहा है, ठीक है। तो वही कहता है, वो अपने अमीरों को दुत्कारता है कि ये करना गलत है, ठीक है। उनकी निंदा करता है कि आपको टैक्स वसूलना चाहिए और अपने अपने खर्च के लिए रख के बाकी राजकोष में जमा करा देना चाहिए। तो उसने जो है ठेकेदारी पर देने की प्रथा का क्या किया, भर्त्सना की, उसकी आलोचना की, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, बेदरा के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है कर्नल निकोलसन, मेजर हेक्टर मुनरो, कर्नल फोर्ड, कर्नल रीड। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि बेदरा का युद्ध जो कि हुगली नदी के किनारे हुआ था उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया, कर्नल फोर्ड। अगला प्रश्न है, प्रथम जगत सेठ की मृत्यु कब हुई थी? इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के पिक किया है। प्रथम जगत सेठ जो कि मानिक चंद जिनका नाम है, उनकी मृत्यु 1714 में होती है, ठीक है। अब जगत सेठ है क्या? जगत सेठ जो मानिक चंद का परिवार है उसकी पारिवारिक उपाधि है। तो मानिक चंद के बाद फतेह चंद जगत सेठ बनते हैं, ठीक है, जिनकी 1744 में मृत्यु हो जाती है। और इनको दूसरे जगत सेठ की उपाधि जो है मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब जो तीसरे जगत सेठ रहते हैं उनकी 1763 में हत्या करवा देता है कौन, आपके मीर कासिम, ठीक है, जिनका नाम माधव राय रहता है। तो फिर उसके बाद कुशल राय जगत सेठ बनते हैं।
तो प्रथम जगत सेठ की मृत्यु जो है 1714 में हुई है। अगला प्रश्न है, कौन सुल्तान बनने से पहले उत्तरी पश्चिमी सीमाओं के प्रधान रक्षक थे? तो इसके बारे में पिछले क्लासेस में मतलब जो प्रैक्टिस सेट है उसमें बहुत बार चर्चा हो चुकी है, फिर भी पढ़ दे रहा हूँ मैं। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी एवं फिरोज तुगलक। तो आप लोग देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी को कैकूबाद नियुक्त किया रहता है और मुबारक शाह के समय में गयासुद्दीन तुगलक जो है उत्तरी पश्चिमी सीमाओं का प्रधान रक्षक रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में यांत्रिक गणित का वर्ग कौन लाया था? तो 18वीं शताब्दी में डच, 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली, 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी, 15वीं शताब्दी में डच। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली लेके आया, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनिहारी का युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, तो अक्टूबर 1756, जुलाई 1754, मई 1758 और जून 1756, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अक्टूबर 1756। जो मनिहारी का युद्ध है वो अक्टूबर 1756 में लड़ा गया है सिराजुद्दौला और पूर्णिया के नवाब शौकत जंग के बीच, जो कि सिराजुद्दौला का चचेरा भाई है। सिराजुद्दौला के दो तीन विरोधी थे, जैसे इसकी मौसी घसीटी बेगम, ठीक है, इसका चचेरा भाई पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, और इसके अलावा अलीवर्दी खां का बहनोई, मतलब अलीवर्दी खां के बहन का पति मीर जाफर, ठीक है। तो मनिहारी का युद्ध सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच अक्टूबर 1756 में हुआ है, ठीक है। काल कोठरी की त्रासदी में 23 जीवित व्यक्तियों में से जीवित बचे अंग्रेजी इतिहासकार थे। तो ऑप्शन है आपके सामने, हालवेल, रोजर ड्रेक, रईस विलियम केवेडिस और एल्डरमैन। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है एलाइड द वंडर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हालवेल, ठीक है। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक राजकवि अमीर खुसरो को प्रति माह कितना टन का पेंशन देता था? तो गयासुद्दीन तुगलक राजकवि अमीर खुसरो को प्रति माह जो है 1000 टन का पेंशन देता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ 1773, 1784, 1794 और 1793। तो आप लोग देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में केंद्र तथा प्रदेशों के अतिरिक्त कितने प्रांत थे? तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन है 21 प्रांत, 11 प्रांत, 23 प्रांत और 15 प्रांत। तो मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि क्या पूछ रहा है, ना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन एक केवीएस पीजीटी 2006 में पूछा हुआ है, तो मुझे लगा कि मैं इसको बता देता हूँ। तो केंद्र तथा प्रदेशों के अतिरिक्त 11 प्रांत थे, आप लोग याद रखिएगा बर्नी के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ऑप्शन है हुगली, तीस्ता, गंगा और भागीरथी। तो प्लासी का युद्ध, ठीक है, 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है। जो भागीरथी वो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सैनिकों के वेतन रजिस्टर को क्या कहा जाता था? वसीलाते हस्म, बरीद मुमालिक, नवीसंधा और लेखा। तो आप लोग देखेंगे कि वसीलाते हस्म की जांच कराना जो प्रारंभ किया वो जो है गयासुद्दीन तुगलक ने किया। हालांकि नकद वेतन अलाउद्दीन खिलजी भी देता था, लेकिन उसके समय में जो बिचौलिए होते थे वो कुछ ना कुछ सैनिकों का पैसा रख लेते थे, तो इसीलिए वसीलाते हस्म की जांच कराना जो प्रारंभ किया वो गयासुद्दीन तुगलक किया, ठीक है, कि उनके साथ कुछ भी गलत ना हो, सैनिकों के साथ उनको वेतन जो है उनका जितना वेतन निर्धारित है उतना वेतन उनको मिल सके, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वसीलाते हस्म। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान में हुए जौहर का वर्णन कौन इतिहासकार करता है? तो ऑप्शन है बर्नी, इसामी, अमीर खुसरो और कर्नल टाड। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है तो अमीर खुसरो नहीं करता, इसामी भी नहीं करता, बर्नी भी नहीं करता। आप लोग देखेंगे तो कर्नल टाड जो है
चित्तौड़ अभियान में हुए जौहर का वर्णन करते हैं अपनी पुस्तक एनल्स एंड कुछ ऐसे करके इनकी किताब है, मुझे किताब का नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो कर्नल टाड जो है जौहर का वर्णन करते हैं, अमीर खुसरो चित्तौड़ में हुए जौहर का वर्णन नहीं करता। हालांकि ये पद्मिनी प्रकरण का वर्णन करता है और पद्मिनी नाम लेके अलाउद्दीन का सुलेमान और पद्मिनी का सेवा नाम से जिक्र किया है उसने, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कर्नल टाड है। मलिक काफूर की मृत्यु के बाद किसने देवगिरी में अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी? ऑप्शन है राजपाल देव, हरपाल देव, सिंघन देव और रामपाल देव। तो आप लोग देखेंगे कि हरपाल देव जो है स्वतंत्र सत्ता स्थापित करता है, जिसको पराजित करके और उसकी हत्या करके आप लोग देखेंगे कि देवगिरी को जो है मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है और दिल्ली सल्तनत में दक्षिण के राज्यों को मिलाने की प्रथा प्रारंभ करता है सर्वप्रथम कौन? मुबारक शाह खिलजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हरपाल देव। अगला प्रश्न है किसके अनुसार गयासुद्दीन की आर्थिक नीतियों का आधार रस्मे मियान या मध्यम पंथी नीति थी? तो इसामी, बरनी, मोहम्मद हबीब और अमीर खुसरो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बरनी। तो आप ये समझ लीजिए रस्मे मियान पद्धति क्या थी, ठीक है। ये संयम, शक्ति और नरमी का एक आर्थिक संतुलन था, ठीक है, जिसमें टैक्स लगाने में संयम बरता गया, वसूलने में शक्ति बरती गई, ठीक है। और जब कभी ऐसा लगा कि हाँ राज्य में अकाल पड़ गया या कुछ ऐसी घटना हो गई तो टैक्स वसूलने में नरमी भी बरती गई, ठीक है। तो इसलिए इसको मध्यम पंथी नीति कहते हैं कि ना ज्यादा कठोर इसकी आर्थिक नीति थी और ना ज्यादा उदार, ठीक है। उसमें जो है एक तरह से देखा जाए तो बैलेंस था, तो इसको कहते हैं बरनी। अगला प्रश्न है थोड़ा तबियत ठीक नहीं है इसलिए बार बार वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है, ठीक है। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी व ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष के दौरान फ्रांस का राजा कौन था? ऑप्शन है लुई 15, लुई 12, लुई 6 और लुई 14। तो आप लोग देखेंगे कि उस समय जो फ्रांस का सम्राट है वो लुई 15वां है और लुई 15वां जो कि बहुत लंबा शासन करता है, 40-50 साल तक शासन करता है। ये कहता है कि जिस दिन मैं सत्ता से जाऊंगा उसके बाद जो आने वाला सम्राट होगा उसके समय में एक क्रांति होगी। और आप लोग देखेंगे कि लुई 16वां के समय में 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लुई 15। तो आज हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और अगर आपको ऐसा लगता हो कि इसमें जो भी प्रश्न उठाए जाते हैं वो मैं खुद से बनाता हूं, तो ऐसा नहीं है। मैं अधिकतर ऐसे प्रश्नों को पिक करता हूं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ कुछ प्रश्न जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूं क्योंकि वो मुझे भी नहीं समझ में आता, लेकिन हालांकि वो एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैं आपको उससे अवगत करा देता हूं। और बाकी जो क्वेश्चन मुझे समझ में आते हैं और एग्जाम में भी पूछे गए और मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है और अगर इसको उठाने से 3-4 और फैक्ट्स के बारे में समझा जा सकता है तो मैं उनको इसमें जगह देता हूँ, ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।